नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो आज की इस वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के टॉपिक कंजक्शन या यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। ये टॉपिक आपका 5 से 10 नंबर का होने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शायद आपसे डेफिनेशन भी पूछ ले या फिर इसके प्रकार भी पूछ ले या फिर इनके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। अगर चाहें तो आप इस वीडियो को 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। हम वादा करते हैं आपसे इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजक्शन आखिर में होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्य को जोड़ देते हैं। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय आपने देखा होगा हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं और इफ़ का भी यूज़ करते हैं, वैद का भी यूज़ करते हैं। ये वही कंजक्शन है जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। तो इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। अगर मैं कहूँ राम अच्छा है और फिर कहूँ मोहन भी अच्छा है, तो जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों ना ये कहूँ कि राम और मोहन दोनों अच्छे हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों सेंटेंस में अर्थ भी सेम है और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता और एक कंजक्शन है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो समुच्चय बोधक कंजक्शन यह वे शब्द होते हैं जो बीच में आकर दो शब्दों या दो वाक्य को जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करने का प्रोसेस ही आपका कंजक्शन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं और, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। आप बात करें इंग्लिश में तो कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन, जैसे एंड और बट, देयरफॉर, इटीसी। अब बात कर लेते हैं कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सामूहिक रूप से कंजक्शन आपके 3 प्रकार के आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिनकी बात करते हैं हम। पहला आपका समन्वय कंजक्शन यानी कि समन्वय संयोजक, इसे संयोजक भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो समान यानी कि समान होनी चाहिए, दो समान स्तर या स्वतंत्र के दो वाक्य को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द को समन्वय संयोजक यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। समन्वय संयोजक शब्द हैं के लिए और, ना, लेकिन, या, फिर भी, इसलिए, जैसा कि। ये सारे शब्द आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जैसे फॉर, एंड, नाइदर, नॉर, बट और ये 6 शब्द हैं जो आपके यूज़ होते हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, मैं बाज़ार में खरीदारी करूँगा, पहला वाक्य हो गया। अब मैं बाज़ार में पिज्ज़ा खाऊंगा, दूसरा वाक्य हो गया। तो इन दोनों वाक्य को जोड़कर हम ये बना सकते हैं, मैं बाज़ार में खरीदारी करूँगा और पिज्ज़ा खाऊंगा, यानी कि आई विल शॉप इन द मार्केट। दूसरा है आई विल ईट पिज्ज़ा इन द मार्केट, और हमने इन दोनों को मिलाकर बना दिया आई विल शॉप एंड ईट पिज्ज़ा इन द मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे घूमना पसंद है लेकिन बस से घूमना करना पसंद नहीं है, यानी कि आई लाइक ट्रैवलिंग बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाई बस। क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? विल यू टेक टी और कॉफ़ी। यहाँ पर और यहाँ पर बाई, और यहाँ पर जो आपने इन देखा है, ये सब आपके कंजक्शन होते हैं। कोई भी अभी तक आपको नहीं जानता है, यानी कि नो वन नोज यू येट, येट का प्रयोग किया गया है। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो यह अच्छा नहीं है। एज यू नो वेल इट इज़ नॉट गुड। यहाँ पर एज यू का एज जो आपने देखा है वो आपका कंजक्शन हो जाता है। दूसरा आपका सह संबंधित संयोजक यानी कि करेक्लेटिव कंजक्शन। तो दो शब्दों के ऐसे जोड़े या जो वाक्य को जोड़ने के लिए होते हैं, वाक्य का महत्व समान ही होता है, सह संबंधित संयोजक कहलाता है। यानी कि समझने का मतलब यह है कि दो शब्द ऐसे जोड़े जाते हैं जो वाक्य को पूर्ण रूप से महत्व समान कर देते हैं। सह संबंधित संयोजक के शब्द हैं जैसे या तो यह वह, केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, ना तो ना ही जितना, जैसे बजाय या बल्कि, यानी कि आइदर और नॉट, बट आल्सो, नाइदर नॉर, एज मच एज, नो सूनर देन, रेदर देन। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला उदाहरण है आपका, उस कमरे में या तो गोपाल है या पवन, यानी कि यहाँ पर आइदर का उपयोग किया गया है। आइदर गोपाल और पवन इज़ इन द दैट रूम। यहाँ पर या तो की बात की जाए तो वहाँ पर हम आइदर और का उपयोग करते हैं। ना तो मैं नाच सकता हूँ और ना ही मैं गा सकता हूँ, यहाँ पर नाइदर का उपयोग किया जाएगा। नाइदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। राम केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि नम्र व्यक्ति भी है, यहाँ पर बल्कि किया गया है तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ किया जाएगा, यानी कि राम इज़ नॉट ओनली
इंटेलिजेंट बट आल्सो हम्बल मैन। जैसे ही पुलिस आई, चोर से वहाँ से भाग गया, यानी कि नो सूनर हैड द पुलिस कम देन द थीप रन अवे फ्रॉम देयर। मैं फिल्म देखने के बजाय समाचार देखूंगा, यानी कि आई वुड रेदर वॉच न्यूज़ देन ए मूवी। उसके बाद है आपका गौण संयोजक, यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस प्रकार के संयोजक में इसमें एक स्वतंत्र वाक्य और एक वाक्यांश को जोड़ते हैं, उन्हें हम गौण यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सह संबंधित संयोजक के शब्द हैं जैसे, यानी कि गौण यहाँ पर सह संबंधित गौण होना चाहिए। आफ्टर, एज फार एज इफ, एज लॉन्ग as soon as, because, before, even if, every time, if, since, through, so that, then, useless, until, the whenever, when, for, ever, while। तो आइए यहाँ पर भी इसके कुछ वाक्य जान लेते हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी कि इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो। यहाँ पर किसका उपयोग किया गया आप समझ सकते हैं। जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक सुंदर फूल देखा। When I went there, I saw a beautiful flower। चूँकि मैं यहाँ हूँ मुझे आपकी सहायता करने दो। सिंस आई एम हेयर लेट मी हेल्प यू। चौथा है वह घंटी बजने के बाद पहुँचा। ही अराइव आफ्टर द बेल रिंग। यहाँ पर आफ्टर आपका कंजक्शन हो गया। अंधेरा होने से पहले घर आओ। कम होम बिफोर डार्क, यानी बिफोर आपका कंजक्शन है। क्योंकि राजेश विफल हो गया वह बहुत परेशान है। बिकॉज राजेश हैज़ फेल्ड ही इज़ वेरी अपसेट। यहाँ पर बिकॉज आपका कंजक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाले हैं जिनकी सहायता से आप कंजक्शन का यूज़ करना सीख जाएंगे, यानी कि एंड और का उपयोग। तो राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर हम एंड और का उपयोग करते हैं, यानी पहला सेंटेंस बन जाता है राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आप ये या वो किताब ले सकते हैं, यानी कि यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। उसके बाद है बट का मतलब होता है लेकिन, बल्कि, सिवाय, लेकिन, परंतु, पर। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन पर वे एक दूसरे से लड़ते हैं, यानी कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। इतना हो गया। या अब यहाँ पर हमने बट लगा दिया, लेकिन बट दे फाइट विद ईच अदर। वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज़ पुअर। उसके बाद है सिवाय और अलावा। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ पर तुम्हारे घर नहीं। दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि कैन गो एनीवेयर बट योर होम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। वो चिकन के अलावा, यानी कि अलावा या सिवाय दोनों लगा सकते हैं, कुछ भी खा सकता है। ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन। यहाँ पर बट का उपयोग किया है। नोट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नोट सिवाय अलावा वाले वाक्यों में बट के अलावा एक्सपेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसा कि माना सेंटेंस है। यहाँ पर इस सेंटेंस देख सकते हैं, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। तो आई कैन गो एनीवेयर। तो राम बेवकूफ़ नहीं है बल्कि एक समझदार है। राम इज़ नॉट ए फूल बट ए वाइज गाय। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटेन। मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। आई हैड नॉट बीन गिवन ए पेन बट ए पेंसिल। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉर, एज और बिकॉज और सिंस का उपयोग। इनका मतलब होता है क्योंकि, चूँकि। जब भी वाक्य में क्योंकि या चूँकि का प्रयोग होता है तो इन चारों में किसी भी एक का प्रयोग किया जा सकता है, पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि या चूँकि के लिए हम बिकॉज का प्रयोग केवल वाक्य के बीच में करते हैं और सिंस का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है। ये वो वाला सिंस नहीं है जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में लगाते हैं, वहाँ पर इसका मतलब कुछ और होता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देख लीजिए, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो सिंस, एज, फार यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। वाज अनवेल हैंस आई डिड नॉट कम। मैं नहीं आया क्योंकि चूँकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट कम फॉर आई वाज अनवेल। जब भी हम क्योंकि या चूँकि के लिए फॉर का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो हमें फॉर से पहले कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने कॉमा यहाँ पर लगा हुआ है सेंटेंस के बाद। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है जो मैंने आपको बताया, यानी कि इफ़ वी यूज़ फॉर इन द मिडल, यानी कि हम बीच में फॉर का उपयोग करेंगे तो वी नीड ए प्लेस कॉमा जस्ट बिफोर इट, यानी कि इससे पहले हम कॉमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद है आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इसका मतलब यही है भी।
आल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग प्राय पॉजिटिव वाक्यों में होता है। जनरली आल्सो, टू, एज वेल आर यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में किया जा सकता है जिनमें भी का भाव प्रस्तुत हो, जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ, तुम भी बर्गर नहीं खाते आदि। इवन का प्रयोग प्राय पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य में होता है। नोट पॉइंट दिया गया है। पॉजिटिव वाक्य का मतलब होता है हर वो वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ हो, भले ही फिर भी वो प्रश्नवाचक वाक्य क्यों ना हो। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस सिंपली मीन्स द सेंटेंस इन विच नॉट इज नॉट यूज्ड इवन इफ इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ होता है, चाहे फिर वो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि आल्सो का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद और सहायक क्रिया से पहले होता है। यानी कि आल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द वर्ब। यानी कि आल्सो का प्रयोग हम सहायक क्रिया के बाद और क्रिया से पहले लगाते हैं। टू, एज वेल और आइदर का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। इवन का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में होता है। एक बात और, इवन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। मैं अभी अच्छा हूँ, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई एम गुड टू, यहाँ पर टू का उपयोग किया गया है लास्ट में। देखिए आई एम आल्सो गुड भी कर सकते हैं, आई एम गुड एज वेल भी कर सकते हैं, इवन आई एम गुड। देखिए यहाँ पर 5 तरीके से ये सेंटेंस बनाकर दिखाया है हमने। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए बात कर लेते हैं। मैं भी अच्छा नहीं हूँ, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। इवन आई एम नॉट गुड, आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आई एम नॉट गुड आइदर। क्या तुम भी वहाँ नहीं थे, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या और नहीं दोनों दिए गए हैं। वर यू नॉट देयर आइदर, इस सेंटेंस में नॉट है, इसलिए मैं या तो इवन का प्रयोग कर सकता हूँ या फिर आइदर का। पर हमें पता है कि इवन का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर आइदर का प्रयोग किया गया है। मैं भी फल पसंद नहीं करता, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। दूसरा तरीका है इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स। वे भी मेरे साथ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट विद मी आइदर। अब दूसरा तरीका है इवन दे आर नॉट विद मी। इसके बाद है सो हैंस फोर्थ दैट्स वाई देयर फोर्थ दैट्स द रीज़न। इसलिए इनका मतलब यही होता है, इसलिए मैं गया इसलिए तुम आए। अब इस सेंटेंस को हम कई रूप में बना सकते हैं। आई वेंट सो यू कम, सो का उपयोग होगा। आई वेंट हैंस यू कम, हैंस का प्रयोग हो गया। आई वेंट हैंस फोर्थ यू कम, फोर्थ का उपयोग हो गया। आई वेंट दैट्स वाई यू कम, आई वेंट दैट्स द रीज़न यू कम। यानी कि इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस है इसमें हम सभी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है एज, एन एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि उतना, कोई विशेषण, जितना। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। एज वेल एज टेल एज अमित, यानी कि उतना लंबा जितना अमित, या अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, इसका मतलब होता है उतना छोटा जितना राकेश, या फिर राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर है, या फिर तुम्हारे घर के जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना काला, कोयले के जितना काला। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, या खून के जितना लाल। इनका मतलब यही होता है। उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस की। राम उसके जितना पागल नहीं है। राम इज़ नॉट एज मेड एज ही इज, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो। कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम मेरी उम्र के हो। आर यू माई एज और आर यू एज ओल्ड एज आई एम। एज का मतलब होता है जैसा के तौर पर या के नाते, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसा आपकी मर्जी। एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। आई डिड एज यू सेड, मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, यानी कि आई एम वर्किंग हेयर एज ए मैनेजर। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं, यानी कि एज ए टीचर, यानी कि एक टीचर के नाते। इट्स माई ड्यूटी दैट्स आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस। और बीइंग ए टीचर, यहाँ पर बीइंग का भी उपयोग कर सकते हैं। बीइंग ए टीचर इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी या एन ऑब्लिगेशन दैट आई गाइड माई स्टूडेंट्स टू सक्सेस। उसके बाद है एज वेल एज का प्रयोग, यानी कि इसका मतलब होता है साथ ही साथ। राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़ लिखे हैं। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। राम इज़
educated as well as his parents are educated। एन इम्पोर्टेंट रूल यह है कि अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं, राम पढ़ा लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इसका उपयोग किया गया। दूसरा है वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं, यानी कि ही और हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो और उसके दोस्त। तो आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज़ नहीं बल्कि आर लगानी चाहिए, पर रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले वाक्य यानी कि पहला जो वाक्य है उसके अनुसार लगेगी, ही के अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट कौन है आपका, ही, तो इसलिए इज लगेगा, यानी कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गुड। मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, यानी कि एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम हेयर। वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी जा रहे हैं, यानी कि ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग। उसके बाद है एज सुन एज, यानी द मोमेंट, जैसे ही वो आया मैं चला गया, यानी कि एज सुन एज ही कम आई लेफ्ट। दूसरा तरीका बना सकते हैं, द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं, यानी कि कम टू माई होम द मोमेंट हैड कम्स। दूसरा तरीका है कम टू माई होम्स एज सुन एज डैड कम्स। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, यानी कि लीव गो एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद हम यूज़ बताने वाले हैं एज फार एज का, इसका मतलब होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, यानी कि एज फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, यानी कि एज फार एज आई नो ही इज़ मैरिड। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है मैंने सिर्फ 12वीं यानी कि 12वीं पास की है। एज फार एज माई स्टडी इज़ कंसर्नड आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है उसने ग्रेजुएशन कर लिया। एज फार एज माई ब्रदर इज़ कंसर्नड ही हैज़ डन ग्रेजुएशन। उसके बाद है आपका आल्दो, थो, इवन, इफ, इवन, टफ, यानी कि यद्यपि, हालांकि, भले ही। उसके बाद देन, आल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हाउ एवर, फिर भी, तब भी, उसके बावजूद भी। रूल क्या है, अगर आपने आल्दो का प्रयोग किया तो आपको यट का प्रयोग करना ही होगा। भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया हो फिर भी उसे सब पता है, यानी कि यहाँ पर हम इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग। दूसरा तरीका यही है इसका सेंटेंस का, थो ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज एवरीथिंग। आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज एवरीथिंग। आल्दो के साथ येट, यानी कि पर इसके बावजूद मैं तुम्हें पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा। आल्दो आई एम पुअर, यानी कि येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद मनी। हालांकि ये मैंने नहीं किया पर भी आपका जो भी फैसला हो मैं उसे मानूंगा, यानी कि थो आई हैव नॉट डन इट स्टिल व्हाट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। इवन इफ आई वॉज अनवेल देन आल्सो आई वर्कड। उसके बाद है सच का उपयोग, यानी कि सच, इस तरह का या ऐसा। सच एज, जैसे कि, इन सच ए वे, इस तरह से या ऐसे। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। सच का उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर शुरू में करेंगे सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं। डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। ऐसी कई कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ, यानी कि आई हैव हेयर्ड मैनी सच स्टोरीज। मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज ए कंप्यूटर, ए लैपटॉप, ए मोबाइल, etc। उसके साथ कई लोग हैं जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। तो देयर आर मैनी पीपल विद हिम सच एज ए राम, राहुल, मोहन, etc। उसने इस तरह से मुझे देखा कि मुझे लगा कि वो मुझे चाहती है। तो सी लुक्ड एट मी इन सच एज ए वे दैट आई फेल्ट सी लाइक्ड मी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे अगले की एग्जाम्पल वगैरह हैं, प्रयोग हैं आपके, वो हम अगली वीडियो में समझा देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए, हम इस लेक्चर को दोबारा प्रोवाइड करा देंगे किसी और माध्यम से। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।